हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हैं सर? लाजवाब हैं, फर्स्ट क्लास है। चलिए, बहुत बढ़िया। पहला चैप्टर हमारा मैनेजमेंट का, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट का हमारा चल रहा है। इसमें हम मैनेजमेंट की मीनिंग और उसके अदर कंसेप्ट्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम समझ रहे हैं। ओके, लास्ट क्लास में दोस्तों हमने अपना मैनेजमेंट एज अ साइंस क्या ट्रीट होता है, तो हाँ होता है। साइंस के कई सारे फंक्शन हमें मैनेजमेंट में नजर आते हैं, वो हमने सीखा। साथ ही मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है, क्या हम मैनेजमेंट को एक आर्ट भी कह सकते हैं? तो हाँ, हमने वो भी देखा। आर्ट के कई सारे फंक्शन हम मैनेजमेंट में भी देखते हैं और उसकी डिस्कशन हमने करी। दोस्तों, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू डिस्कस, मतलब बाकी जो कंटेंट है वो करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होगी हमारी के मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि भाई जो मैनेजमेंट है, क्लियर, उसको हम प्रोफेशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं और प्रोफेशन के जो फीचर्स हैं वो हमें मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये हेडिंग हमें डिस्कस करनी है। बट द थिंग इज, पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रोफेशन होता क्या है। क्लियर, व्हाट इज प्रोफेशन? तो 11th क्लास में ऑलरेडी पहले चैप्टर में हमने डिस्कस करा था कि प्रोफेशन क्या होता है। अब एक बार यहां पर दोबारा से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर आप दो लोगों की ये फोटोज जो है देख रहे होंगे। दोनों ही बड़े ही महानुभव हैं कॉमर्स की दुनिया में, इनको पूजा जाता है। इनकी फोटो जो है चाहे आप फ्रेम करवा के अपने स्टडी रूम में अपने टेबल पे लगा सकते हैं। कौन कौन है ये? शायद ये चेहरा तो आपको देखा हुआ लग ही रहा होगा, सर इनको तो हमने अक्सर देखा है टीवी पर। ये पता नहीं, आपने ये बाल सफेद बड़ी उम्र वाले लग रहे हैं। कौन है ये? दोस्तों, ये हैं पूजनीय दीपक पारिक जी। दीपक पारिक जी, ठीक है, जीवित हैं अभी। पूजनीय मतलब कुछ और मत समझ लेना। क्लियर? ये कौन है? ही इज एक्स चेयरमैन, ये चेयरमैन थे पहले, अब नहीं है, एचडीएफसी बैंक के। क्लियर, काफी लंबे समय तक ये एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन रहे। इन्होंने पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को एचडीएफसी के संभाला। देश में कई सारी फाइनेंशियल पॉलिसीज में इन्होंने काफी अपनी राय दी, अपने थॉट्स वगैरह देते रहते हैं, आज भी देते रहते हैं। सर्च करिएगा इनके बारे में। एंड यस, एग्जैक्टली, कई लोग तो इनको इंडिया का नॉन फाइनेंशियल मिनिस्टर भी कहते हैं। मतलब कहने का, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या होती है? एक पोस्ट होती है कि भाई जो सरकार में दी जाती है। इनको भी फाइनेंस मिनिस्टर कहा जाता है। नॉट ओथ, मतलब नॉट, जिन्होंने ओथ नहीं ली है, बट ये एक तरह से फाइनेंशियल मिनिस्टर के लेवल के जो अपने थॉट्स हैं, अपनी जो पॉलिसी है वो देते हैं। ठीक है, तो काफी बड़ी पर्सनैलिटी। एंड यस, इनकी जो मैं यहां पे डिस्कशन करवा रहा हूं, क्यों मैं लिख रहा हूं आपके बारे में, कि मिस्टर दीपक पारिक जी इज अ सीए बाय प्रोफेशन, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ठीक है, कॉमर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिग्री। दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं ये भी पूजनीय है। ये ऑब्वियसली कौन है? हमारे पीयूष गोयल जी हैं। ये कौन है? ये पीयूष गोयल जी हैं। और पीयूष गोयल जो हैं, गोयल आपका GOEL वाले हैं। ये पता नहीं वाई वाले हैं, पर गोयल, ओके, जी वाई शायद वाई वाले हैं, वटेवर। ये कौन है? ये अभी हमारी करंट गवर्नमेंट में हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। पहले इनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी थी काफी लंबे समय तक, काफी लंबे नहीं, एक बजट सेशन के लिए। उसके बाद ये रेलवे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं और बीजेपी गवर्नमेंट में है, अभी फिलहाल सरकार में है। एंड यस, ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो अ सीए, ये भी एक सीए है। क्लियर? ये दोनों बाय प्रोफेशन जो मैंने लिखा, ऑब्वियसली बहुत बड़ी, अब खुद सोचो कि क्या पर्सनैलिटी इनकी होगी, किस लेवल के लोग रहे होंगे। एक मिनिस्टर है, एक इंडिया के सबसे बड़े बैंक को संभाल रहे थे, मतलब तो ऑब्वियसली एज हो गई है, तो रिटायरमेंट इन्होंने ली है, बट अभी भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू बैंक के लिए बना रहता है। क्लियर? तो बात ये आती है कि ये एक इतनी बड़ी हस्ती हैं और इनमें जो चीज कॉमन है वो है इनका प्रोफेशन, इनकी प्रोफेशनल डिग्री, सीए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें जो सीएम में होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो सीएस हैं, कंपनी सेक्रेटरी, दीज आर द वेरी रिनोन्ड प्रोफेशनल डिग्रीज अंडर कॉमर्स एजुकेशन। क्लियर जी? तो भगवान करे आप भी आगे चल के मेहनत करेंगे, बनेंगे, ऐसी हस्तियों तक पहुंचेंगे। क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। बात ये आती है कि क्या ये सीए रातों रात बन गए हैं? आज उठे, सीधी सी बात है, सुबह उठ के और सोचा मैं सीए बन गया? नहीं, ऑब्वियसली नहीं सर, बिल्कुल नहीं।
एक लंबी जर्नी इन्होंने तय करी, एजुकेशन इन्होंने तय करी, पढ़ाई करी, मेहनत करी, तब जाके एक प्रॉपर टाइम के बाद, ट्रेनिंग के बाद, नॉलेज के बाद ये एक प्रोफेशनल डिग्री को हासिल कर पाए। ठीक है, और ये इनका मेन प्रोफेशन बना। तो जब भी मैं प्रोफेशन वर्ड बोलता हूं ना दोस्तों, तो यहां पर आपकी आती है एक वर्ड की डिमांड, और वो होता है एक्सपर्टाइज स्किल, एक्सपर्टाइज स्किल एंड नॉलेज। एक्सपर्टाइज स्किल एंड नॉलेज, ये एक प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। भाई स्किल तो वो भी है जो नॉर्मल एक कंप्यूटर पर बैठकर आदमी काम कर रहा है, जो सिंपल आपका जो अपने वाउचर्स वगैरह बना रहा है, वो भी एक स्किल है। बट एक्सपर्टाइज नॉलेज, एक्सपर्टाइज स्किल, सीएस हैं हमारे, इंजीनियर्स हैं हमारे, डॉक्टर्स हैं हमारे, एस्ट्रोनॉट्स हैं हमारे। क्लियर? तो ये क्या है? ये एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है, और इसे क्या कहा जाता है? प्रोफेशन कहा जाता है। अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशन की बात करूं, तो जैसा कि मैंने बोला, कौन कौन से मेन पॉइंट निकल के आते हैं? ये लोग सीए बन गए कैसे? इन्होंने ऑब्वियसली एक स्पेशलाइज्ड जो नॉलेज है, जो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसको हासिल करा है, उसको हासिल करा है, उसको पाया है। क्लियर? इन्होंने अपने अंदर एक प्रोफेशनल स्किल जो है वो डेवलप करी है, जो प्रोफेशनल स्किल है इन्होंने अपने अंदर वो डेवलप करी है। साथ ही ये जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, सीएज हैं, सीएमएज हैं, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, क्या ये कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, कोई कमोडिटी, कोई चीज बनाते हैं? नहीं, ये अपनी नॉलेज से दूसरों को सर्विसेज देते हैं। दूसरों को क्या? सर्विसेज देते हैं। जब मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स क्या है? अपनी मेडिकल नॉलेज से वो दूसरों को अपनी सर्विस दे रहे हैं। सीएज अपनी फाइनेंशियल नॉलेज से दूसरी कंपनी के खाते बना रहे हैं, उनकी ऑडिट कर रहे हैं, उनको ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो सर्विस इनका मोटिव होता है। क्लियर? एंड ये साथ ही ये सभी एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, ये कोड ऑफ कंडक्ट से चलते हैं। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? बिहेवियर। हमारा बिहेवियर का कोड, हमें बिहेव कैसा करना है। हम सीए बन गए और हम आज शपथ लेते हैं कि हम सारे के सारे कंपनियों के खातों में घपला करेंगे, पैसे खाएंगे, और सीधी सी बात है खूब पैसा कमाएंगे, सरकार को टैक्स नहीं देने देंगे। ऐसा नहीं, दैट इज नॉट अ कोड ऑफ कंडक्ट। आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ खाते तैयार करने हैं, कंपनी को एक सही सुझाव देना है, ब्लैक मार्केटिंग नहीं होने देनी है, ब्लैक अकाउंटिंग नहीं होने देनी है ना? ये एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। डॉक्टर जैसे, डॉक्टर बनते ही मैं आज शपथ लेता हूं कि भाई सीधी सी बात है, हम जो है ह्यूमन ऑर्गन्स की वो तस्करी करा करेंगे, हैं, हम खून बेच दिया करेंगे लोगों का निकाल के, जो पैसा ज्यादा देगा हम उसका इलाज करेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, दैट्स अ वेरी बैड थिंग। क्लियर? एज अ डॉक्टर उसका क्या कर्तव्य है कि सबको सही इलाज दे, नॉर्मल फीस वो अपनी उससे चार्ज करे, ठीक है, सबको सही बराबर टाइम देकर उनका इलाज करे। दैट इज व्हाट कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, तो ये तमाम चीजें जो हैं हमें हर प्रोफेशन में नजर आती हैं, चाहे वो सीएज हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो। क्लियर? दोस्तों यही चीजें, यही तमाम चीजें, यही सारे फैक्टर्स हमें मैनेजमेंट में भी नजर आते हैं। जो एक कंपनी की मैनेजमेंट है, जो उस मैनेजमेंट में बैठकर मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही डायरेक्टर नहीं बन गए कि रातों रात चलो इनको डायरेक्टर बना दो, इनको मैनेजर बना दो। नहीं, वो डेफिनेटली एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेकर इतने बड़े लेवल तक पहुंचे होंगे। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, नॉलेज की शुरुआत ही तो है। 11th 12th पढ़ोगे, आगे चल के एमबीएस करोगे और कोर्स करोगे, नॉलेज लोगे, तो स्पेशल नॉलेज आप लोगे इस फील्ड की, अपने अंदर एक स्किल डेवलप करोगे। आपका मोटिव क्या होगा? मैनेजर क्या कर रहा है? मैनेजर कुछ बना थोड़ी ना रहा है, वो तो क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज दे रहा है, अपनी जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग उसने ली है, उससे वो कंपनी की मदद कर रहा है। क्लियर? सर्विस मोटिव। एंड यस, कोड ऑफ कंडक्ट, दे हैव अ बिहेवियरल कंसेप्ट कि भाई हमारा एक इस दायरे में रह के इस तरीके से हमें अपना काम करना है। तो इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि मैनेजमेंट जैसे साइंस है, मैनेजमेंट जैसे आर्ट है, ठीक उसी तरीके से मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी है, क्योंकि प्रोफेशन के सारे फीचर्स हमें मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये हमने कंसेप्ट देखा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, दो लोगों की हमने डिस्कशन करी, यही पॉइंट हमारे यहां पर आ गए जो हमने देखा। क्लियर? कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑल प्रोफेशंस आर
ऑन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक दो किताब पढ़ लेने से बात नहीं बनती, आपको एक वास्ट नॉलेज, डिटेल नॉलेज जो है वो आपको लेनी पड़ती है। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें कि भाई जो सीए है उसके लिए हमें आईसीएआई में एडमिशन लेना पड़ता है, उनके जो कोर्सेज हैं उनको पूरा करना पड़ता है। जो सीएमए है उसके लिए हमें आईसीएमएआई में एडमिशन लेना पड़ता है, सीएस के लिए आईसीएसआई में आपका एडमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही जो वकील हैं, हमारे लॉयर हैं, उन्हें बार काउंसिल में, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो इन सब, ये सब नॉलेज लेकर अपनी एक अच्छे लेवल पे तब जाके प्रोफेशनल बनते हैं। हाँ, एक और पॉइंट रह गया, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई नहीं कर सकता ये काम, हर कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोला कि आज आप सोए, कल आप उठे, चलो आज सीए बन जाओ। आज दुग्गल साहब सीए बने हैं, अगले दिन सुबह उठे, आज दुग्गल साहब डॉक्टर बने हैं, आज दुग्गल साहब इंजीनियर। जब उनका मन कर रहा अपने नाम के आगे जोड़ ले रहे हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं कोई भी बन जाए सीए और कोई भी बन जाए डॉक्टर। ऑब्वियसली जो इनका प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो भी एग्जाम्स होते हैं, उनकी जो भी ट्रेनिंग होती है, उनको क्लियर करने के बाद आप एक प्रोफेशनल कहे जाते हो। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री हर कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही प्रोफेशनल एसोसिएशंस, यस, इनकी अपनी प्रॉपर एसोसिएशंस होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सीए वालों की आईसीआई है, बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरा लिखोगे, जो बेसिकली आपके लॉयर्स के लिए होता है, लॉयर्स के लिए होता है। तो इनकी अपनी अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं और ये सीधी सी बात है, रेगुलेट करती हैं। ये जो नियम है वो बनाती हैं कि भाई कौन एडमिशन ले सकता है, क्या एग्जाम होगा, कितने लोग हमारे पास हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे करवानी है, वगैरह वगैरह। क्लियर? इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे मैंने बात करी आपसे कि जो इनके बिहेवियर है, जो आपके क्या नाम है मेंबर्स हैं, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा हो, उन्हें किन किन पॉलिसीज पर, वो कहते हैं ना, अरे वो कहते हैं कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। तो फंडामेंटल क्या कहते हैं यार इनको, कुछ फंडामेंटल राइट तो अलग चीज है कि मतलब यार लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के हमारे कुछ प्रिंसिपल्स, यस, कुछ प्रिंसिपल्स हमारे, तो वो प्रिंसिपल इनके कि भाई हमें इन चीजों को मानना चाहिए। एंड लास्ट इज व्हाट, यस, सर्विस मोटिव। व्हाट, क्या सर्विस मोटिव? कोई प्रोडक्शन नहीं करते हैं ये, कुछ गुड्स को नहीं बनाते हैं। ऑब्वियसली यहां पर ये अपनी सर्विसेज, जो अपने नॉलेज जो है वो उसके बिहाफ पे लोगों की मदद करके अपना जो अर्निंग है वो भी जनरेट करते हैं और अपना जो टारगेट है उसको भी पूरा करते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आई होप तीनों हेडिंग हमें प्रॉपरली क्लियर हुई होंगी, तीनों हेडिंग हमें प्रॉपरली क्लियर हुई होंगी। मैनेजमेंट एज अ साइंस भी, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन भी, और मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी। ठीक है, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप है तो उसमें पूछिएगा। क्लियर? हाँ, चलिए चैप्टर की दोस्तों लास्ट हेडिंग पर आते हैं और लास्ट हेडिंग हमारी बनती है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? मैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, हमारी टीम की बैटिंग आ रखी है, मैं बैटिंग कर रहा हूं, आप रनिंग पे हैं, हम चेंज होते हैं, रन लेते हैं, स्ट्राइक चेंज करते हैं, रन बना रहे हैं, और पिछले 2-3 घंटे से खेले जा रहे हैं, सही रन बनाते जा रहे हैं, सही कॉल करने के भाग 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 भाग, एक रन एक रन एक रन, दो नहीं रहने देते, टाइम पर हम कर रहे हैं। राइट, यही चीज है ना। तो हम 2-3 घंटे से खेल, रन भी बना रहे हैं, तो लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में जो देख रहे हैं कि भाई इनके आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इसमें जो कोऑर्डिनेशन है इन सब के बीच में वो बहुत अच्छा है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन सिंपली एक तरह से एक कनेक्शन है हमारे बीच में कि हम एक दूसरे को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। आप रनिंग पे खड़े हो, बैटिंग पे कर रहा हूं, मैंने हल्का सा टक करा, रन आ रहा है, मैं हल्का सा भागा, फिर मैंने बोल दिया मना ना, ठीक है, मैं अपने क्रीज में भाग गया, आप रन आउट हो गए। तो ऐसे बात बनेगी क्या? ऐसे हम ज्यादा रन बना पाएंगे क्या? क्या हमारी टीम मैच जीत पाएगी? नहीं सर, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में जो वो कनेक्शन है वो क्रिएट नहीं हो रहा, हमारे बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट नहीं हो रही, हमारे बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो क्रिएट नहीं हो रहा। तो एक मैनेजमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? क्या होता है कोऑर्डिनेशन, वो जरा हम समझते हैं। एक पिक्चर दोस्तों मैंने यहां पे डाली है, ध्यान देंगे आप इस पिक्चर को, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, यहां पर ये हमारे 4 अलग अलग सेक्शन जो हैं वो क्रिएट हो रखे हैं, जिसमें लोगों को दिखाया कि एक थोड़ा सा प्रेजेंटेटिव टूल यहां पे क्रिएट करा गया है, और यहां पे हम देख रहे हैं कि 4 ये अलग अलग सेक्शन है। ठीक है, ये 4 अलग अलग सेक्शन, यहां पर एक, ये अपने आप में भी एक व्हील है,
बट ये सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है समहाउ। अगर ये चलेगा तो ये व्हील घूमेगा, उसकी वजह से ये व्हील भी घूमेगा, ये व्हील घूमेगा तो ये व्हील भी घूमेगा, इसमें भी मूवमेंट आएगी, इसमें मूवमेंट आएगी, इसमें भी मूवमेंट आएगी, फिर ये वाला व्हील भी चलेगा। तो देख रहे हो ना किस तरह से आपका बढ़ रहा है आगे प्रोसेस। तो ये कहने का मतलब एक दूसरे से, ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहां पर एक चीज ध्यान दो, ये आदमी चल रहा है, ठीक है, ये आदमी चल रहा है, क्लियर, चल रहा है तो ये टूल ऐसे घूमेगा, क्लियर, ऐसे घूमने की वजह से जो ये वाला टूल है ये भी ऐसे घूमेगा, और इसकी वजह से फिर इसमें मूवमेंट आएगी और ये भी घूमेगा, ये भी काम करेगा, एंड सो ऑन, ये सारा का सारा काम होगा। इस आदमी ने चलना शुरू करा, इस आदमी ने मना कर दिया, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, ये भी नहीं चल रहा और ये भी नहीं चल रहा। नतीजा क्या निकल कर आएगा कि जब ये आदमी चल रहा है और इस टूल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, इस व्हील को घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आदमी नहीं चल रहा, ये एफर्ट नहीं लगा रहा, तो इस वाले व्हील पर प्रेशर क्या ज्यादा लगेगा, इससे मूवमेंट हो जाएगी इसकी कम, ना के बराबर ये घूमेगा, और आगे इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो मेहनत कर रहा है, जो चल रहा है, उसे पता चल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहा हूं, आगे कुछ सपोर्ट मिल नहीं रहा है, मेरा काम करना बेकार है, ये भी रुक जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्लियर। तो कुछ एक्टिविटी हुई नहीं हुई, इसका मतलब इन लोगों के बीच में कनेक्शन नहीं है, इन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन इसका उल्टा करके देखो, 1 2 3 स्टार्ट कहते ये सारे चलने लग गए, अब इन सब का अगर प्रेशर पड़ेगा एक साथ तो ये व्हील सारे के सारे फटाफट चलेंगे और सबकी मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होगी। क्यों? इस बार ये सारे के सारे एक दूसरे को आपस में सपोर्ट करके चल रहे हैं। इसका मतलब इनके बीच में एक कनेक्शन है, इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। और जिस तरीके से दोस्तों हर खाने में नमक की जरूरत है, मिर्च मसाला थोड़ा कम भी हो जाए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट द वेरी एसेंस थिंग, वेरी नेसेसरी थिंग जो एक खाने में चाहिए वो होता है नमक। क्लियर? अगर नमक नहीं है, बिल्कुल नहीं डाला नमक, तो गड़बड़ हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है, खाया ही नहीं जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर आपके कोऑर्डिनेशन का होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? याद रखिएगा। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, देखो आगे समझेंगे फिर कोऑर्डिनेशन। देखो एक बड़ी कंपनी है, वो मान लो टाटा मोटर है, ठीक है। टाटा मोटर ने बोला कि भाई इस बार हम अपनी जो गाड़ी है, कोई भी XYZ, टाटा सफारी चल रही है आजकल, तो उनकी निक्सन भी चल रही है और एक कौन सी, हाँ एल्ट्रोज, वो भी चल रही है। उन्होंने टारगेट बनाया, ऊपर जो हमारे जो हुक्मरान होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उन्होंने टारगेट सेट करा कि भाई आने वाले 6 महीने के अंदर हम जो है अपना क्या नाम है 10,000 पर्टिकुलर कार जो भी है बनाकर बेचेंगे। ठीक है, क्लियर? बड़ी कंपनी है, तो दोस्तों उस कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं डिसीजन मेकिंग के लिए बनाए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट जो हैं डिसीजन मेकिंग के लिए बनाए हुए हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, मैं यहां पे 4 डिपार्टमेंट ले रहा हूं। एक है ये हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। ये है फाइनेंस, ठीक है। ये यहां पर आपका मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल वगैरह खरीदेगा, जुगाड़ वुगाड़ करेगा। और ये है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। क्लियर? ये 4 अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट हो गए। अब हुआ क्या, जैसे ही ऑर्डर आया कि भाई क्या नाम है, हम जो है 10,000 जो है कार को बनाकर बेचेंगे, सेल्स वालों ने बोल दिया कि ठीक है भाई, हम जो है अपनी एडवर्टीजमेंट कर देंगे, हम अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी मार्केटिंग कर देंगे, और हम में क्षमता, हम में इफिशिएंसी है, हम में कैपेबिलिटी है
कि हम 10,000 कार इस बार भेज देंगे। सेल्स वाले कह रहे हैं भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, काम डन समझिए, बिक गई है समझो। लेकिन दूसरी तरफ प्रोडक्शन वाले ने बोला नहीं हो पाएगा जी, हमसे ना हो पाएगा, हमें हमारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, हमसे ना हो पाएगा। क्यों भाई? अरे भाई मेरे पास इतनी मशीनरी ही नहीं है, मेरे पास इतनी मशीनरी ही नहीं है, मेरे पास इतने लेबर ही नहीं है कि मैं इतनी कार बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। क्लियर? चलो ठीक है, फिर हां बुलवाई इसको कि चल ठीक है यार तेरा जुगाड़ करवाएंगे मशीनरी का, लेबर का, पैसे का इंतजाम करो फाइनेंस वालों। इन्होंने वाले पैसे ना आए, इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि फाइनेंस वाला क्या क्या कह रहा है कि मैं यहां से रिलीज कर दूं फंड, आगे चल के सही इस्तेमाल ना हो तो कॉस्ट तो मेरे बिहाफ पे बढ़ गई ना कि तूने लोन पास करवा दिया, मना कर दिया। उधर से परचेज वाला कह रहा है, उधर से परचेज वाला कह रहा है कि सर आप 6 महीने में प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हो, ठीक है, मुझे सामान को प्रिक्योर करने में, इकट्ठा करने में 3-4 महीने लग जाएंगे, आपने पहले नहीं बताया, एकदम से बता दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो आप देख रहे हो यहां पर जो इनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, ये कॉमन लेवल पर आकर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। नतीजा क्या निकलेगा? प्रोडक्शन अच्छे लेवल पे नहीं होगा, टारगेट आपके अधूरे रह जाएंगे, ऑब्जेक्टिव जो गोल है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का वो बिगड़ जाएगा। हमने क्या देखा? हर एक डिपार्टमेंट अपनी चिंता में लगा हुआ है, मेरे ऊपर बात ना आ जाए उसमें लगा हुआ है। नतीजा किसको भुगतना पड़ रहा है? कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। नतीजा कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? दे आर नॉट प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड, दे आर नॉट प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड। लेकिन अगर ये सारे सुधर जाएं, अगर कंपनी इन सबको एक साथ लेके चले, समझा के चले, तो कि भाई ऐसा है, यहां पे बोला ठीक है फाइनेंस वाले ने कि मैं लोन और फंड्स का इस्तेमाल करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्स वाला तो पहले ही मान रखा था, परचेज वाले ने बोला ओके मैं जो है प्रिक्योरमेंट कर दूंगा, 1 महीने के अंदर कर दूंगा, हम सोर्स निकलेंगे, ऑप्शंस लेंगे, कहीं और से सामान मंगवाएंगे, ठीक है। प्रोडक्शन वाला कह रहा है ओके जी लेबर का इंतजाम हो जाएगा, मेरे पास फंड्स आ जाएं, कॉमन गोल हमारे 10,000 का हम अचीव कर लेंगे 6 मंथ के अंदर। ओके तो जब हम दोस्तों सभी का एफर्ट एक, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन ये लोग कौन है? हम बोलते हैं ना यूनिटी, एक लाइन हमने सुना है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बोलते हैं ना हमारा ओथ क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, अरे वी कहां गया? अरे भाई सॉरी, अब ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी सर अलग अलग बिहेवियर है ना, सबका अलग अलग बिहेवियर, तो डाइवर्स बिहेवियर था, ठीक है सबका, लेकिन उसको हमने यूनाइट कर दिया, उसको हम एक कॉमन लेवल पर लेकर आ गए, कॉमन टारगेट पर लेकर आ गए। दैट इज व्हाट? दैट इज कोऑर्डिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम अपना नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन का। और यस आप खुद देखो, ये मैनेजमेंट तो थी लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं थी, तो क्या मजा काम करने का? मैनेजमेंट है पर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो काम ही नहीं हो रहा। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन आ गया, सारे टारगेट्स हमारे आसानी से अचीव होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, और ये एक एसेंस थिंग है, ये एक नेसेसरी थिंग है, चाहिए ही चाहिए। इसके बिना भाई नमक है खाने का, ये इसके बिना बात नहीं बनेगी। क्लियर दोस्तों? तो हमने कंसेप्ट समझा। आइए इसके थ्योरेटिकल कंटेंट पर हम आते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस, वही वाली बात है, बाय विच एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ऊपर थे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट, आर सिंक्रोनाइज्ड इकट्ठा करके, सुकोड़ कर हम एक जगह पर लेकर आ गए, टू एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। जो उनका एक्शन है वो एक कॉमन टारगेट की तरफ होना चाहिए कि इस गोल को हम अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जैसे हमने एग्जाम्पल इन्होंने कुछ और लिया, द सेल्स डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 यूनिट। सेल डिपार्टमेंट जो है जुगाड़ करके लेकर आया कि भाई हाँ 10,000 पेन का ऑर्डर है। इट कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड द ऑर्डर अनलेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट। सेल्स वाला ऑर्डर तो लेकर आ गया, प्रोडक्शन वाले ने मना कर दिया, हमसे ना हो पाए, हम थके हुए हैं, हम नहीं बना पाएंगे। अबे भाई इतना बड़ा ऑर्डर आया, बना कंपनी के फायदा है,
प्रोडक्शन वाला कह रहा है अच्छा ठीक है बिल्कुल बना के देंगे, अभी चिंता मत करो। दैट्स द गुड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? सो डेफिनेशन इसकी प्रॉपर अगर हम देखें बेसिक सी, तो ये वाली डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं अच्छी, कि हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग। ठीक है, ये 3 वर्ड हमारे जो वो सेम चीज जो कर रहे हैं ऑफ यूनिफाइंग, ये यूनिफाइंग द इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर अचीवमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। वो एक कॉमन गोल्स जो है हमें अपने एक्शन से अचीव करने। एक्शन कैसे होने चाहिए? हार्मोनाइज्ड, एक दूसरे के साथ, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड, एक कॉमन पर्पस पे, यूनिफाइड, उनमें एकता होनी चाहिए। क्लियर जी? ऐसी कुछ बेसिक सी बातें कोऑर्डिनेशन के बारे में, कि भाई कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन। ठीक है, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये एसेंस है, ये नेसेसरी थिंग है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन ये प्लानिंग की स्टेज से दोस्तों शुरू हो जाता है। हमने बोला ना फंक्शंस है मैनेजमेंट के जो हमें सिलेबस में पढ़ने, प्लानिंग है, आपका क्या नाम है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। हर लेवल पे, जिस भी डिपार्टमेंट में, जिस भी पॉलिसी में, जिस भी लेवल पर काम चल रहा है, उस लेवल पर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है हर जगह। ठीक है, क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर आपको अपने स्ट्रक्चर तैयार करने, उसमें होना चाहिए। तो ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग हर एक का बता रहा है। ये आपको यस हौले हौले समझ आ जाएगा, हौले हौले। ठीक है, हौले हौले, अरे तो होल होल हो गया, तो हौले हौले अपना, ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं। हौले हौले जो है हमें समझ आ जाएगा जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं। अगली हेडिंग हमारी दोस्तों है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। हमें ये कब समझ आने लग जाता है, हमें ये कब समझ आने लग जाता है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और अब कोऑर्डिनेशन चाहिएगा। देखो ध्यान दो दोस्तों, जब छोटी है फैक्ट, छोटी सी क्या नाम है दुकान है, एक लाला जी बैठे हैं चला रहे हैं, एक वर्कर रखा हुआ है। क्लियर? तो उसको वो अकेले ये सब कुछ संभाल रहे हैं, वो सामान उठा के दे रहा है, ठीक है, चल रहा है काम। ओके, यहां पर कोऑर्डिनेशन को इतना स्पेशली प्रेशर देने की जरूरत नहीं थी, चल रहा है काम, ठीक है, चल जाएगा। बट द थिंग इज कि कल को भाई उनकी सेल अच्छी हुई या उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट करा, अपनी दुकान का साइज बड़ा कर लिया, अब वो छोटी दुकान से डिपार्टमेंटल स्टोर पर आ गए, कई चीजें और बेचने लग गए। क्लियर? तो अब तो अकेले उस हर जगह वो नजर नहीं रख पाएंगे ना, अब तो सारे के सारे काम वो अकेले परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना। पहले कस्टमर से बात भी कर रहे थे, उन्हें समझा भी रहे थे, पैसे भी कलेक्ट कर रहे थे, क्यों? छोटी दुकान थी, एक दुकान थी, काम चल रहा था। बट अब तो ऐसा नहीं है ना। तो इसीलिए सबसे पहली जरूरत कोऑर्डिनेशन की अच्छे लेवल पे कब आती है? जब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका साइज जो है वो बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा हो रहा है तो ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप सबके साथ डील नहीं कर सकते। सो व्हाट यू हैव टू क्रिएट, कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं आपको उनके साथ और उनको आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन लेवल क्रिएट करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी हो जाता है। एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड ऑल्सो इंक्रीजिंग, एम्प्लॉय बढ़ेंगे। एट टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट देयर एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज, हर एक से कोऑर्डिनेट कर पाना, हर एक एम्प्लॉय को समझा पाना मुश्किल है। फॉर मैनेजमेंट इट इज नेसेसरी टू एंश्योर ऑल इंडिविजुअल वर्क टुवर्ड्स द कॉमन गोल, but employees may have their individual goals also. For thus organizational efficiency is important, बहुत जरूरी है कि हम उनके इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर, कॉमन पर्पस पर ला सके। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट ये वाला पॉइंट इजी, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस करा, क्या? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। ओके, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जैसे अभी ऊपर हमने देखा ना, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, जब कंपनी बड़ी हो जाती है, पहले छोटी सी कंपनी है, ठीक है, छोटी सी फैक्ट्री है, तो ये सारे डिसीजन जो है वो एक आदमी ले सकता है, सेल का, फाइनेंस का, परचेज का, दिन में थोड़े बहुत ऑर्डर आते हैं। लेकिन जब फर्स्ट पॉइंट की तरह कंपनी बड़ी हो गई है, अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग काम परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, फंक्शन मतलब काम परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, सेल का, फाइनेंस का, परचेज का, प्रोडक्शन का। तो लाला जी वही जो थे दुकान वाले, वो कह रहे कि अब सारा काम तो मैं नहीं संभाल सकता, अब मुझे ऊपर से हॉकाई रखनी पड़ेगी और सेल के लिए अलग आदमी रखना पड़ेगा, परचेज के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग, मार्केटिंग के लिए अलग, अलग अलग रखना पड़ेगा ना। तो जब अलग अलग डिपार्टमेंट सेट हो जाते हैं ना, तब कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि
क्योंकि अब उनका आपस में अंडर में हर एक को जाके प्रॉपरली इंडिविजुअली नहीं समझा सकता। मैंने ऑर्डर पास कर दिए, आपस में आपको समझनी है चीजें, मुझे तो बस रिपोर्ट करना है, उन सबको मुझे रिपोर्ट करना है। तो इसीलिए जब आपके अलग अलग फंक्शंस जो हैं, फंक्शनल डिफरेंशिएशन आपके क्रिएट होते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ऑल दीज डिपार्टमेंट हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव, जैसे भी मैंने डिस्कस करा था ना कि भाई हर एक की अपनी ऑब्जेक्टिव। फाइनेंस वाला चाहता है मेरे ऊपर बर्डन ना आ जाए कॉस्ट का, परचेज वाला कहेगा कि भाई लेट सामान खरीद दिया मैंने, मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हो आपस में, तभी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रो हो पाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज आपका यस स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, एक आदमी, हर एक आदमी जो है, ठीक है, वो सेल्स से रिलेटेड डिसीजन, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन, परचेज से रिलेटेड डिसीजन, सारे के सारे डिसीजन बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं ले सकता। नहीं, क्लियर? तो हर एक के लिए आपको अलग अलग स्पेशलाइज्ड आदमी ढूंढना पड़ता है। सेल्स के लिए आपने किसको, जिसने एमबीए करी हो सेल्स में, बहुत बढ़िया। प्रोडक्शन के लिए कोई प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कोई प्रोडक्ट इंजीनियर हमारा। फाइनेंस के लिए एक बढ़िया सीए हायर करेंगे, है ना? तो स्पेशलाइज नॉलेज जब आपको हायर करनी पड़े हर फील्ड के लिए, वी नीड अ गुड लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके दोस्तों, दैट्स इट। चलिए अगली हेडिंग पर आते हैं। इसकी लास्ट हेडिंग हमारी इस कंटेंट की, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर, जो कुछ भी बोले। तो कैसा होता है कोऑर्डिनेशन, क्या इसके फीचर्स हैं, ये पॉइंट हमने लिखे हैं। तो जैसा कि मैं क्या नाम है थोड़े शॉर्टकट कोशिश करता हूं आप लोगों के बनाने के लिए कि भाई आसानी से याद हो जाए, तो इसका भी मैंने करा हुआ है। पीसीआर तो आपने सुनी है ना, पुलिस कंट्रोल रूम। जब कुछ दुर्घटना, कुछ घटना हो जाती है तो हम पुलिस को फोन करते हैं ना 100 नंबर पे सीधा। तो 100 नंबर पे फोन चली जाती है, तो फिर वहां से रिपोर्टिंग लेने के लिए पुलिस वैन आती है, उसे पीसीआर कहते हैं, हम जानते हैं, पुलिस कंट्रोल रूम, है ना? तो मान लो एक है पुलिस, वो के फोन करा, पता नहीं कितनी देर में आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, बैड थिंग। लेकिन एक पीसीआर हमने फोन करा, 10-15 मिनट में आपकी जो पीसीआर है वो पहुंच गई। तो पीसीआर कैसी है? अच्छी पीसीआर है, राइट? वो क्या है? वो एक गुड पीसीआर है। वो क्या है? एक अच्छी पीसीआर है, वो एक गुड पीसीआर है। जी, ग्रुप एफर्ट्स। यू, यूनिटी ऑफ एक्शन। डी डिलिबरेट फंक्शन, ये नीचे चला जाएगा। पी, परवेसिव। सी, कंटिन्यूअस। आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद करने का 6 पॉइंट को बड़ा ही आसान, बहुत ही प्यारा सा तरीका। क्लियर? समझ आ गया? समझ लेते हैं। अरे समझ क्या लेते, तुम्हें पहले से पता है सारे। यू नो ऑलरेडी फंक्शन, यू नो ऑल फंक्शंस ऑलरेडी, ये पहले से आपको पता है। कैसे पता है सर? अरे यार, ये कंटिन्यूअस फंक्शन और परवेसिव फंक्शन, ये तो हमें पहले से पता है सर, ये तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यस, कभी खत्म ही नहीं हो सकता। ये पहली स्टेज से, पहले लेवल से शुरू होता है और अंत तक चलता रहता है। जब तक मैनेजमेंट चलेगी तब तक कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, और चलना भी चाहिए, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, काम खराब। फिर तो कॉमन ऑब्जेक्टिव से, कॉमन गोल से ध्यान हट गया ना सबका, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो इसमें पहला पॉइंट ये आ गया हमारा, इट बिगिंस विद प्लानिंग स्टेज। ये प्लानिंग से शुरू हो जाता है पहली स्टेज से, और आपका कंट्रोलिंग तक ये चलता रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट आपकी जो भी है वो तैयार करती है अपने जो कंसेप्ट है, वो आपका जो भी मतलब रूल्स रेगुलेशन है वो क्रिएट करती है, फिर नीचे वाले लेवल पर उनको लागू करा जाता है। तो ये चीजें मैंने जैसे कि बोला कि हौले हौले ये आपको क्लियर होंगी जब हम कंट्रोलिंग पर पहुंचेंगे, डायरेक्टिंग पर पहुंचेंगे। ठीक है, परवेसिव हम जानते हैं सर, ये तो स्पेशली हमने छत पे लिखा था ये वाला वर्ड, है ना? अरे हाँ, आज की छत का टॉपिक लिखो ना, द वर्ड इज एसेंस। हमने क्या आज का एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज की छत का याद रखो कि छत पे क्या लिखना है। ऐसी खुद जो लगता है ना अच्छा वर्ड लिख लिया करो, मुझे बताया करो कि सर ये भी लिखो आप। क्लियर? तो परवेसिव आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, एक क्लासरूम की बात करो, एक क्रिकेट मैच की बात करो, क्रिकेट मैच अभी खेल रहे थे ना, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ये हर लेवल पर और हर डिपार्टमेंट में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट तो हमारे बिल्कुल सिंपल। और ये लो बताओ, यूनिटी ऑफ एक्शन और ग्रुप एफर्ट, ये तो हमें पता ही है। पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस ही कर लिया। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ना,
इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। क्या जोड़ता है? डाइवर्स इंटरेस्ट, डाइवर्स, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अलग अलग इंटरेस्ट, जो अलग अलग डिपार्टमेंट थे उनके इंटरेस्ट को यूनिफाई करता है एक जगह, यूनिफाई करता है एक जगह कि भाई हमें कॉमन गोल जो है उसको अचीव करना है। और इसी की वजह से सारे के सारे जो डिपार्टमेंट हैं वो अपने एक कॉमन गोल पर आकर जुड़ते हैं। इसको अगर डायग्राम से समझो ना तो इस तरह से हम बना सकते हैं कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये सारे के सारे, ये कोरोना जैसा लग रहा है, ऐसे ही होता है वो भी, ठीक है, और आके एक कॉमन टारगेट पे रुकते हैं। ये मेन फीचर हमारे, ऑलरेडी 2 पॉइंट। उसके बाद ये वाले 2 पॉइंट हमारे क्लियर। कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन। डिलिबरेट मतलब देखो, कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ स्पेशली कोई हमें सेमिनार करने की, स्पेशली कोई डेट डिसाइड करने की कि भाई हाँ आज से कोऑर्डिनेशन चालू है, आज शाम को 5 बजे कोऑर्डिनेशन खत्म, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेशन एक डिलिबरेट फंक्शन है, ये अपने आप ही क्रिएट होता है। ये अंडरस्टैंडिंग अपने, भाई मैं और आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मैंने शॉट लिया, रन भागना चाहिए, मैं नहीं भागा, आप भाग गए, उसकी वजह से आप रन आउट भी हो गए हैं, तो आप डांटोगे मेरे को, और मैं आपसे ये कहूं कि नहीं हमने डिसाइड थोड़ी ना करा था भागना, तो पागल हो गए आप। मुझे कहोगे सर क्या यार रन आउट करवा देते हैं, दिनों बाद बैटिंग आई थी, हैं? तो ऐसे नहीं चलेगा ना ऑब्वियसली। ये एक अंडरस्टूड है। आपको मैनेजमेंट में अगर आप काम कर रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो कॉमन गोल की तरफ आपको जाना ही पड़ेगा, एक कॉमन पर्पस के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो इट इज एन डिलिबरेट फंक्शन, ये अपने आप ही क्रिएट होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, अगर कॉपरेशन नहीं है, अगर एक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपके सारे एफर्ट्स जो हैं, आपके जो सारे एफर्ट्स हैं वो वेस्ट होंगे। क्लियर? मैंने रन लिया, आप भागने का कुछ फायदा हुआ नहीं, इट इज अ वेस्ट एफर्ट। क्लियर? तो इसीलिए एक डिलिबरेट फंक्शन है, ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप ही धीरे धीरे क्रिएट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। मैं इसमें अगर आपको दोस्तों एक चीज बताऊं, इस वाले पॉइंट पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं, 5th पॉइंट के लिए मैं इधर बना देता हूं। अगर हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें, दोस्तों, तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा टॉप लेवल, एक हमारा मिडल लेवल, और ऑब्वियसली लास्ट हमारा लोअर लेवल। ठीक है? टॉप लेवल पे हमारे डायरेक्टर्स, हमारे जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, ये सब आ जाते हैं। मिडल लेवल पर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, और लोअर लेवल पे आपका जो सुपरवाइजर्स हैं, जो फोरमैन हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर वैसे मिडल लेवल पर ही होते हैं, सुपरवाइजर और फोरमैन हम मान लेते हैं। ठीक है? ये आ जाते हैं, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। जो टॉप लेवल है ना, ये क्या करते हैं? ये पॉलिसी जो है उनको बनाते हैं, पॉलिसीज को प्लान करते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है? मिडल लेवल इन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करवाते हैं कि भाई चलो काम शुरू करवाओ। क्लियर? और एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस है ना वो लोअर लेवल करवाते हैं, जो एग्जीक्यूट है, एग्जीक्यूशन एंड कंट्रोलिंग वाला जो काम है, क्योंकि एक्चुअल में जो इनके नीचे आते हैं वर्कर्स, काम करने वाले, वो वर्कर्स यहां पर होते हैं। तो वर्कर्स का जो रिलेशन है, वर्कर की जो क्या नाम है, कांटेक्ट है, वो लोअर लेवल के साथ होता है। दरअसल काम ये करवाते हैं। क्लियर? हाँ, एग्जीक्यूशन का काम कई लेवल पर, मिडल लेवल भी करवाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है। क्लियर? अब ध्यान दो, इनका काम पॉलिसी का, इनका इंप्लीमेंटेशन का, इनका एग्जीक्यूशन का। कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर, सबकी है, सबकी है, ईच एंड एवरीवन, हर एक की है। इसका कोऑर्डिनेशन इसके साथ अच्छा रहना चाहिए, तो क्योंकि सीधी सी बात है, तभी इनको पॉलिसी के बारे में पता चलेगा। उन पॉलिसीज को जब ये अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, तभी लोअर लेवल एग्जीक्यूट करवाएगा, काम करवा पाएगा वर्कर से। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप लेवल का काम है या मिडल लेवल का काम है, लोअर का नहीं। एट ईच एंड एवरी लेवल वी नीड अ गुड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है जी, समझ आ गया। तो वही पॉइंट आपका ये यहां पर कहने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हम ये टॉप लेवल क्या करा, इन्होंने अपनी पॉलिसीज जो है वो बनाई, मिडिल लेवल ने उनको सीधी सी बात है लोगों तक पहुंचाया, उनको इंप्लीमेंट करवाया, ऑपरेटिंग लेवल जो लोअर लेवल है आपका, उसने अब सीधी सी बात है काम जो है अपने हिसाब से पॉलिसीज के हिसाब से एग्जीक्यूट करवाया। तो हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कोऑर्डिनेशन। ओके दोस्तों, सो आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया। आगे हमारे कुछ क्वेश्चंस वगैरह इनकी प्रैक्टिस हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में, कुछ लेक्चर्स जैसे जैसे ऐड होंगे आपको मिलते रहेंगे। सो आई होप दोस्तों पहला चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ आया है, प्रॉपरली समझ आया है, एंड इसमें रिवीजन आप एक बारी फटाफट से करिएगा। और मैं एक चीज आपको दोबारा से रिपीट कर दूं यहां पर, वो ये कि जो मैनेजमेंट है, मतलब जो बिजनेस स्टडीज है, एक दिन पढ़ोगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर कोई चैप्टर पढ़ा, सर ये कंटेंट हमें याद नहीं हो रहा, क्या करें, बड़ी टेंशन हो, रातों रात हमें नींद नहीं आती, अरे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। वो कुछ बेसिक सी छोटी छोटी चीजें तैयार करते चलो, बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो छोटी छोटी चीजें क्या है, जैसे मैंने बताया, छत पे लिख लिया, इंपॉर्टेंट लाइन नोट कर ली, अपनी एक सेल्फ नोटबुक बना ली, और उसको टाइम बाय टाइम जस्ट हमें रिवाइज करते रहना है। धीरे धीरे पढ़ते चलोगे, वर्ड्स दिमाग में बैठते रहेंगे, एग्जाम तक हमारे पास बहुत अच्छा कंटेंट, बहुत अच्छी नॉलेज तैयार होगी। लेकिन ये सोचो कि एक बार ही पढ़ के बात बन जाए, तो नहीं। क्लियर? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चैप्टर पहला हमारा कंप्लीट हुआ, रिवीजन दीजिएगा, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपको इसके अंदर आता है तो डेफिनेटली पूछिएगा। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। प्लीज दोस्तों टेक केयर, थैंक यू।